तुम लोग की इतनी ज़्यादा डिमांड पे ये होने वाली है बोर्ड्स और नीट को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, मैंने किस तरह से मैनेज किया था। तो ऑब्वियस सी बात है ये वीडियो जो कि 12th वालों के लिए होने वाली है। तो अब मैं ना इसको 3 फेज में बांटूंगा, जो ये अभी तुम्हारा प्रिपरेशन का टाइम है इसको। So hey guys, this is Vaibhav, currently a second year MBA student at VMC and Safdarjung Hospital, Delhi. So आज की जो वीडियो है तुम लोग की इतनी ज़्यादा डिमांड पे ये होने वाली है बोर्ड्स और नीट को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, मैंने किस तरह से मैनेज किया था इन सब पे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो ऑब्वियस सी बात है ये वीडियो जो कि 12th वालों के लिए होने वाली है। अब इसमें मैं डमी हो सकता है या फिर तुम हो सकते हो रेगुलर स्कूल हो, बट मैं एक जनरल एस्पेक्ट लेके चल रहा हूँ। दोनों को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओवरव्यू देख लेते हैं कि अभी तुम्हारा क्या चल रहा है। नवंबर चल रहा है, यहाँ पे अभी तुम हो। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास एक होगा कि फेब या मार्च के आसपास तुम्हारे जो बोर्ड्स आएंगे वो। उसके बाद 4 मई को मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा नीट 2025 का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब मैं ना इसको 3 फेज़ में बांटूंगा, जो ये अभी तुम्हारा प्रिपरेशन का टाइम है इसको। ठीक है, एक तो होगा नवंबर से लेके यानी अभी से लेके जनवरी तक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जनवरी से मार्च तक तुम्हें क्या करना है। मैं मार्च में मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम है। ठीक है, फिर यानी बोर्ड्स हो जाने के बाद मार्च के बाद से तुम्हें क्या करना है मई तक। ठीक है, यानी 4 मई तक। ठीक है, सो पहले के साथ शुरू करते हैं जो कि है नवंबर टू जनवरी। अब नवंबर से लेकर जनवरी तक तुम्हारा क्या मेन गोल होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारा ये कि तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कौन सा? तुम्हारा 12th वाला जो सिलेबस है उसे तुम्हें कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व भी करते रहने हैं नीट के हिसाब से। अब देखो, तुम ये चीज़ हो सकता है तुम ये चीज़ कर रहे हो कि तुम सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दे रहे हो, बट तुम क्वेश्चन सॉल्विंग पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम सोच रहे हो कि लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कभी नहीं होते हैं। तुम्हें साथ ही के साथ जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, और अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो जो तुम्हारे 11th के चैप्टर्स हैं उनके भी क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते रहो, थोड़े थोड़े जरूर से करते रहो। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ आती है थोरो एनसीईआरटी रीडिंग। अब एनसीईआरटी को अब जब तुम पढ़ो, ठीक है, अभी तुम्हारा क्या एम होना चाहिए कि एनसीईआरटी को दोनों के लिए पढ़ना है, नीट के लिए भी बोर्ड्स के लिए भी। यानी क्या करना है, तुम्हें बिल्कुल अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बस उसमें से तुम एमसीक्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अभी बिल्कुल थोरो रीडिंग करनी है, सब चीज़ को कंसेप्ट बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, उनमें से ऑब्वियसली बात है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको तुम हाईलाइट कर सकते हो, और जो इस टाइम पे तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारा आईओसी, ओसी यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो, इन 3 सब्जेक्ट की तो जरूर से रखनी है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताने वाला हूँ। ठीक है, थर्ड चीज़ जो है जिसमें बहुत लोग यहाँ पे लैग करते हैं वो है डेफिनेशंस और डेरिवेशंस। अब जैसे एग्जांपल के हिसाब से बताऊँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन और डेरिवेशन तुमसे कभी नीट में नहीं पूछा जाएगा। तुमसे जो पूछा जाएगा वो होगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब क्या उसकी डेफिनेशन डेरिवेशंस नहीं पढ़नी है? देखो, तुम्हारे टीचर तुम्हें कराते होंगे डेफिनेशन डेरिवेशंस, और तुम्हें अभी के लिए जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो, पहली दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ये डेफिनेशंस और डेरिवेशंस पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हें एक बारी खुद से सॉल्व जरूर से करके देख लेना चाहिए। अगर तुम अभी ऐसा कर लोगे, लास्ट में मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ कि लास्ट में बोर्ड्स के टाइम में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तुम आराम से अपने बोर्ड्स के एग्जाम भी निकाल लोगे। ठीक है, मैंने भी यही चीज़ की थी। जब डेफिनेशन डेरिवेशन हमको कराते थे तो मैं खुद से एक बारी जरूर से कर लेता, जबकि मुझे पता था कि वो नीट में तो नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये 3 मेन चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ जो मैं तुम्हें कहूँगा कि यहाँ पे तुम्हारा ना जो मेन फोकस है वो 11th पे होना चाहिए। कि मतलब 12th तो तुम कंप्लीट कर ही रहे हो, ऐसा नहीं है 12th छोड़ देनी है तुम्हें। साथ के साथ ना 11th को मतलब किस तरह से तुम अपना थोड़ा सा बिल्ड करते रहो कि तुम्हारा कुछ छूट रखा है 11th में, तुम उसको अपना मतलब है ना पढ़ लो। कुछ चीज़ तुम्हें लगती है कि तुम भूल गए हो, कि कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स तुम्हें ना ऐसे लगते थे कि तुम अभी भी मतलब समझ नहीं पा रहे हो, उनको अभी अभी कवर करने की कोशिश करो। बस इसके बाद ना तुम जो इसके बाद वाला जो तुम्हारा फेज आएगा उसमें तुम बिल्कुल बोर्ड्स की तैयारी में लग जाओगे। उसमें तुम्हारे पास 11th के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, और उसके बाद वाला जो फेज होगा उसमें तो तुम्हारे पास इतना पैनिक होगा, तुम्हारे पास इतना स्ट्रेस होगा, तुम एक एक टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए अभी जो अपनी 11th है उसको थोड़ा सा बिल्डअप करने पे ध्यान दो। दिसंबर तक कोशिश करो कि तुम्हारा जो भी 12th का सिलेबस है वो तुम कर लो दिसंबर या मिड जैन तक। उसके बाद जो आधा जैन बचेगा तुम्हारे पास या जो पूरा जनवरी है उसमें तुम्हें क्या करना है, अपने जो 11th के बैकलॉग्स हैं या जो 12th के बैकलॉग्स हैं उनको कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेकंड फेज़ पे, जो कि है हमारा जनवरी टू मार्च वाला फेज़। ठीक है,
तो इसमें जो तुम्हें पहली चीज़ पे ध्यान देना है वो है तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इनमें से एक तो इंग्लिश तो खैर कंपलसरी होता है, बाकी के जो भी तुम्हारी थर्ड लैंग्वेजेस हैं या जो हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन है, इन पे तुम्हें अब ध्यान देना है, बिकॉज यही टाइम है कि तुम अपने बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ तुम्हें क्या है वो है एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है। तुम पहली बार थॉरो रीडिंग ले चुके हो, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इस हिसाब से पढ़ना है कि तुमने बोर्ड्स के लिए तो लगभग एनसीईआरटी पढ़ ली है, इस बारी तुम्हें है ना जो तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगाए थे ना उनको बार बार रिवाइज करना है। ये यहाँ पे क्या होगा कि है ना तुम पढ़ रहे हो बोर्ड्स के लिए, बट साथ के साथ तुम्हारा नीट भी कहीं ना कहीं कवर होता जा रहा है, इसलिए ये चीज़ इंक्लूड करना जरूरी है। एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो। खासकर यहाँ पे एक और चीज़ तुम्हें क्या करनी है वो है फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना। फिजिक्स की एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तुम्हें पढ़ लेने हैं पूरी बुक से, बाकी जो समरी है, पॉइंट्स टू पॉन्डर है, उनको कर लेना है। और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम बोर्ड्स के प्रेशर में ही सिर्फ करोगे, उसके अलावा तुम नीट के लिए खुद से नहीं करोगे, वो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर्स को करना। ये तुमने अगर यहाँ पे कर लिया तो तुम्हारा बोर्ड्स भी आराम से निकल जाएगा, बिकॉज बोर्ड्स में भी अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो यहीं से आते हैं, बाकी नीट में भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे कर लेना बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, तुम्हें फुल नोट्स की रीडिंग तो लेनी पड़ेगी जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें क्या रिकमेंड करूँगा कि है ना तुमने जो हो सकता है स्कूल के नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि स्कूल की कॉपी भी तुम्हें चेक करानी होती है, और तुमने जो अपने नीट के लिए जो तुम जहाँ भी कोचिंग से पढ़ रहे हो वहाँ के तुमने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, अब उसमें तुम्हें फुल नोट्स जो पढ़ने हैं वो तुम्हारी कोचिंग वाले पढ़ लो, क्योंकि कोचिंग में भी है ना जो पहली बार पढ़ाते हैं वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, तो वो कोचिंग के नोट्स तुम्हारे बोर्ड्स में भी काम आ जाएंगे। साथ के साथ तुम एक ही चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको याद रखना ज़्यादा आसान होगा कि तुम नीट्स के लिए अलग पढ़ रहे हो और ना बोर्ड्स के लिए अलग पढ़ रहे हो उससे। ठीक है, इसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स हैं फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, खासकर जो 12th क्लास के हैं उनको तुम यहाँ पे कर लो, बिकॉज क्या होगा इसके बाद वाले फेज़ में तुम्हें देखने को मिलेगा एक ब्लैकआउट देखने को मिलेगा, और वहाँ पे तुम अपने 12th के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, इसलिए 12th को यहाँ पे अपना बहुत मजबूत कर लो, बार बार रिवाइज कर लो। नोट्स भी पढ़ने हैं फुल नोट्स, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा जो आएगा वो आएगा थर्ड फेज़, जो कि है मार्च से लेके जो भी 4 मई तक। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा जो थर्ड फेज़ है यानी मार्च से लेके 4 मई में। अब यहाँ पे ना जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ब्लैकआउट तुम्हें फेस करने को मिलेगा। ब्लैकआउट क्या होगा कि है ना तुमने अपनी 12th पे मतलब 1 महीना 1.5 महीने के आसपास ध्यान दिया, क्योंकि तुम्हें बोर्ड्स के लिए पढ़ना था, तो तुम्हें 12th तो है ना मतलब काफ़ी अच्छी हो गई होगी, क्योंकि कुछ रटने वाले चैप्टर्स बच रहे होंगे जो तुम्हें लास्ट में पढ़ने होंगे, बाकी तुम्हारे जो कंसेप्ट वगैरह हैं वो सारे अच्छे से क्लियर वगैरह हो चुके होंगे। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि तुम्हारा जो 11th है तुमने उसको काफ़ी देर से टाइम नहीं दिया, तुमने 1 महीने तक नहीं दिया, और 1 महीने में तो बहुत चीज़ें तुम आराम से भूल जाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पे फेस करने को मिलेगा कि तुम्हारा 11th पूरा गायब हो चुका है। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ था, और मेरे पास तो खैर मेरे अप्रैल में ख़त्म हुए थे, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, सिर्फ 1 महीना था मेरे पास कि अब मैं जो ये ब्लैकआउट है इसको भी ठीक कर पाऊँ और जो अपनी जो बाकी वीकनेसेस हैं उन पर भी काम कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे अगर 650 पहले मार्क्स आते थे, अब तुम्हारे 600 आ रहे हैं, 600 आते थे तुम्हारे तो तुम्हारे 550 आ रहे हैं, तुम्हारे अगर 700 भी आते थे तो हो सकता है 640 650 आ रहे हैं। ठीक है, ये होता है, बट इससे डरने वाली बात नहीं है, तुमने पहले अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें बहुत जल्दी तुम वापस आ जाओगे अपना जो भी इनिशियल लेवल था, इससे पहले वाला लेवल था उस पर। ठीक है, क्या करना है तुम्हें सिर्फ इसको ख़त्म करने के लिए अपनी जो 11th है उनके जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा फुल सिलेबस रिवीजन, स्पेशली 11 जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया किस लिए, क्योंकि इस ब्लैकआउट को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में फुल नोट्स यहाँ पे अब करने पे तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। बाकी सब्जेक्ट्स में तुम्हें फुल नोट्स पढ़ने हैं, फुल नोट्स पढ़ना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा एनसीईआरटी, अब यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बारी पूरा भी पढ़ लेना, बाकियों में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। फिजिकल केमिस्ट्री की तुमने अगर अभी तक नहीं पढ़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनमें से आते हैं क्वेश्चंस, वो पढ़ लेना है, पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है,
पूरा पढ़ने जाओगे यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारा बाकी चीज़ें रिवाइज हो चुकी हैं, तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, वो भी शुरुआत के 10 दिन में 10-15 दिन में। बाकी तुम्हारा जो मेन चीज़ अपना जो कोर है उसको तैयार रखना, जो कि है तुम्हारे एनसीईआरटी और तुम्हारे जो नोट्स हैं उन पे तुम्हारी कवर है। अगर तुम्हारी उस पर पकड़ है ना पूरी, तो तुम बाकी चीज़ें ट्राई कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो कि मतलब तुम्हारी मेन प्रायोरिटी होगी इस जगह पे, वो है तुम्हारे मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट यहाँ पे कोशिश करनी है कि तुम हर दिन एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, हर दिन नहीं दे सकते तो हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट तो जरूर देने हो। और अगर मॉक टेस्ट ये तो तुम मतलब बहाना बना ही नहीं सकते कि मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, इतने सारे मॉक टेस्ट कहाँ से खरीदें। तो भाई टेलीग्राम पे वगैरह बहुत चीज़ें अवेलेबल है, तुम जाके चेकआउट करो, तुम्हें सब मिलेगा, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हारी जो भी क्वेरीज़ हैं वो यहाँ पे कवर हो गई हों। अगर तुम्हारे अभी भी कोई क्वेरीज़ है तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।